हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए 30 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आऊँगा चैप्टर वाइज, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसी को मतलब आगे बढ़ाते हुए मेरा फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छे 15 MCQ कराए हैं सॉलिड स्टेट के, और ये उसमें सेकेंड पार्ट है। तो इसमें अगर हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्या बोला है कि इन एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कैटायन ऑक्यूपाई ऑफ। तो इसमें आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे एक जो हमारे दो होते हैं, जैसे कि एंटी फ्लोराइड पूछा है, तो ऐसे हमारे पास एक फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी होता है। कौन सा होगा? फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होगा? फ्लोराइड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें जो फॉर्मूला होता है हमारा जनरल फॉर्मूला, वो होता है हमारा MX2। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें MX2, तो MX2 का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा कोई मेटल होगा जैसे कि CaF2, और जो ये हमारे फ्लोराइड स्ट्रक्चर होते हैं वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बनाते हैं। कौन से बनाते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें FCC स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो FCC जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर कितने होते हैं? जो एटम होते हैं हमारे FCC में, वो एटम होंगे 4। और यहाँ पे जो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है, अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो टेट्राहेड्रल जो वॉइड होंगी वो कितनी होंगी दोस्तों? इसका डबल हो जाएगा, तो ये कितनी हो जाएंगे? 8। तो अगर इसमें हम कैटायन और एनायन की बात करें, इसका मतलब इसमें तो ये तो हमारा कैटायन होगा और ये हमारा एनायन होगा। तो इसमें अगर हम बात करें, अगर आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने इसमें अगर फेस सेंटर्ड होंगे तो यहाँ पे एटम होगा, यहाँ पे, यानी कि इसके जो 6 फेसेस होंगे उन सभी पे हमारे कौन से एटम होंगे? पॉजिटिव वाले होंगे, यानी कि यहाँ पे क्या होगा हमारा? प्लस वाले। बट अगर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर का हमें बताना है कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जो कैटायन होंगे वो क्या ऑक्यूपाई करेंगे, कि सेंटर में होंगे, सेल के सेंटर में होंगे, या फिर टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगी वहां पे होंगे, या कॉर्नर्स पे होंगे, और या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होंगे। तो ये तो हमारा फ्लोराइड का था, और फ्लोराइड में क्या है? कैटायन हमारे कहाँ पे? फेस पे है। तो एनायन कहाँ पे होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होंगे। जो एनायंस होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होंगे। अगर हम बात करें एंटी फ्लोराइड की, तो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा इसका? रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स जो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या? कैटायन जो उसमें फ्लोराइड वाले में फेसेस पे थे वो कहाँ पे आ जाएंगे? हमारे वॉइड्स में आ जाएंगे। कहाँ पे आ जाएंगे? वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आ जाएंगे। तो आपका जो आंसर होगा इसमें एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर के लिए जो कैटायन ऑक्यूपाई करेंगे वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे, ना कि वो सेंटर में होगा, और ना ही वो कॉर्नर्स पे, और ना ही वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। वो कहाँ पे होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ये तो आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसा कि पहले पार्ट में भी हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। उसमें हालांकि दूसरा मतलब हमसे पूछा था, इसमें पूछ रहे हैं कि हमारा आयनिक क्रिस्टल कौन सा होगा। तो आयनिक में अगर हम देखें तो यहाँ पे NaCl है, ये तो हमारा आयनिक है। हम पढ़ चुके हैं कि Na क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और Cl नेगेटिव। अगर हम सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें तो ये कोवलेंट में होगा हमारा। और अगर यहाँ पे दे रखा है हमें वाटर, और ये किस फॉर्म में? हमारा सॉलिड फॉर्म में। आयस का मतलब क्या है दोस्तों? सॉलिड फॉर्म में। और ये जो है हमारा, ये एक मॉलिक्यूलर, ये हमारा क्या है? मॉलिक्यूल है, तो इसलिए एक मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। और ग्रेफाइट जो है हमारा, ये भी हमारा एक कोवलेंट कंपाउंड बनता है, तो इसमें भी क्या होगा? ये भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा आयनिक कौन सा होगा? ये ए वाला आयनिक हमारा आयनिक क्रिस्टल होगा। ठीक है दोस्तों। और इसका हमारा जो कौन सा मतलब लेटिस बनता है, इसका सिंपल क्यूबिक लेटिस बनता है, जिसमें कितना होता है हमारा? 1 एटम हमारा कंटेन करता है, सिंपल वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसका मतलब क्या? ये तो आपका शुरुआत से ही क्वेश्चन पूछा है, जहां से आपने पढ़ा होगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स। तो उसमें क्या होगा? क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था, एक एमॉर्फस होता है हमारा और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। फिर आपने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कौन से होंगे? जिनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा, और जिनको हम कट करें, कट करने पर उनका क्या है? एक स्मूथ कट होगा। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि अगर हमने पढ़ा था ऑर्डर, क्या पढ़ा था? कि जो ऑर्डर में होंगे, क्या होंगे उसमें? एटम एक ऑर्डर में अरेंज होंगे। ठीक है ना। तो अरेंजमेंट जो होगा उनका क्या होगा, ऑर्डर जो होगा उनका कैसा होता है, रेगुलर। कैसा होगा उनका, रेगुलर। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बनाता हूँ तो ये जो पैटर्न चलेगा हमारा इस तरीके से,
और इसमें इसके नीचे जस्ट जो ऑर्डर होगा हमारा इस तरीके से एक दूसरे के साथ में ये कनेक्ट होंगे और रेगुलर ऑर्डर में होंगे। जैसे 4 है तो नीचे 4, उसके नीचे 4, इस तरीके से आपका होता चलेगा। इरेगुलर कैसा हो जाएगा? इरेगुलर में हो जाएगा जैसे ये यहाँ पे चल रहा है, एक हमारी लाइन बनी, फिर दूसरा आइटम यहाँ पे आ गया, इस तरीके से अगर ये चलेंगे तो इरेगुलर ऑर्डर हो जाएगा आपका। फिर आपका जैसे कि इस तरीके से चलेगा यहाँ पे, तो ये इरेगुलर है। तो ये जिनका इरेगुलर ऑर्डर होता था वो कौन से होते थे? एमॉर्फस सॉलिड होते थे। बट इन्होंने क्या पूछा कि हमें वो स्टेटमेंट बताना जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड को इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे कि अगर हम बात करें फर्स्ट वाले की, तो यहाँ पे क्या है? दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होंगे? शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका। और दे हैव इरेगुलर शेप, यहीं पे आप लोगों को ये गलत दिया हुआ कि यहाँ पे इरेगुलर, मैंने आपको अभी बताया कि ये क्या होंगे? एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते जो ये क्रिस्टलाइन होंगे। ठीक है दोस्तों, और ये कौन से होंगे? हमारे एमॉर्फस। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा वाला सही हो जाएगा हमारा? ये वाला हमारा गलत दिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होंगे? हमारे रेगुलर ऑर्डर में होंगे, तो उनकी जो शेप होगी हमारी वो भी एक रेगुलर शेप आती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कट मत करिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 4 ग्राम ऑफ एक्स, जिसका हमारा एटॉमिक मास दिया गया है 40, और ये इसमें बोल रहे हैं कि विच क्रिस्टलाइसिस इन बीसीसी पैटर्न, जिसका हमें जो दिया है कि जो लेटेस्ट होगा हमारा वो कौन सा है? बीसीसी पैटर्न का है। तो इसमें अगर हम देखेंगे कि हमें सबसे पहले क्या पता रहना चाहिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। तो अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो 4 ग्राम में हमें एटम, अगर यहाँ पे मोल्स हम निकालेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 4/40, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट, और वेट इन ग्राम तो हमें मोल्स बताएगा। इनटू में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे किसके? जो हमारा एक्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। अब हमें पता है कि एक जो बीसीसी होता है उसमें कितने एटम होते हैं हमारे पास? बीसीसी में जो होंगे हमारे, बीसीसी में होते हैं हमारे, बीसीसी जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 2 एटम होते हैं, क्योंकि एक तो इसमें सेंटर में होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम इसको समझेंगे तो यहाँ पे जो हमारा बीसीसी बनेगा इसमें एक अंदर होता है सेंटर में, ठीक है, और बाकी जो होते हैं यहाँ 8 कॉर्नर्स के ऊपर होंगे आपके। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो होगा ये 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर्स पे अगर हम देखेंगे तो एक तो पूरा 8 कॉर्नर्स पे होगा 1/8 × 8 प्लस एक इसके सेंटर में है एटम। तो अगर एक यहाँ पे हो जाएगा तो कितने टोटल आ जाएंगे हमारे पास? 1 + 1 = 2 एटम होंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि जो 4 ग्राम है उसमें हमारे अगर बीसीसी पैटर्न में तो कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल बनेंगे? तो एक यूनिट सेल हमारा कितने, ये पूरा जो यूनिट सेल है ये कितने से बनेगा? हमारा 2 एटम से बनेगा। ठीक है, और हमारे पास एटम टोटल पार्टिकल्स कितने? इतने। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये आ रहा है इसमें हमें डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा? इसका अगर जब हम सॉल्यूशन, इसमें जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? इसको हम ओवरऑल क्या लिख देंगे? n, a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 0.1 Na/2। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा कितना? 0.1 Na/2 नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको आने चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको डेफिनेटली आपके पेपर में देखने को मिलेगा, तो आप इसको ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इज करेक्ट, यानी कि कौन सी एनालॉजी जो हमारी है जो इनमें से करेक्ट है। जैसे कि हम अगर फर्स्ट देखें, ए जो है हमारी पैकिंग इफिशियंसी इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो इसमें कितनी आती है हमारी? 74%, बिल्कुल सही दी हुई है। और पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी कितनी होगी हमारी? 68%, ये भी हमारी बिल्कुल सीधे सही दी गई है। इसका मतलब ये हमारा पहला आंसर हो गया कि ये दोनों बिल्कुल सही है कि एससीपी की भी हमारी कितनी होती है एफिशिएंसी? 74%, और बीसीसी की कितनी होती है हमारी? 68%। अगर हम सेकंड ऑप्शन देखते हैं, NaCl सिंपल क्यूबिक जो सेल होगा हमारा उसमें कितनी होगी? इसमें बोला है कि 4 एटम होते हैं सिंपल वाले में। सिंपल वाले में तो 4 बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर सिंपल की हम बात करें तो अगर मैं इसको मिटा दूं तो ये हमारा सिंपल है। और इसमें कितना होगा? अगर बॉडी सेंटर चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा? ये सिर्फ 1 एटम बचेगा। और इन्होंने क्या बोला है हमारा कि इसमें 4 होते हैं, इसका मतलब ये तो यहीं से गलत हो गया, तो ये तो आपका गलत है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि मोनोक्लिनिक, कौन सा? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में अगर हम इसमें डायमेंशन दी हुई है कि A ≠ B, A ≠ C, और
जो अल्फा बीटा और गामा है वो कोई भी 90 डिग्री नहीं होते हैं। बट हमने क्या पढ़ा है कि ये तो हमारा ठीक है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, बट इसमें क्या है कि जो हमारा अल्फा होता है वो बराबर होता है गामा, ठीक है, और जो बीटा होता है वो नॉट इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ये हमारा रिलेशन होता है, तो इसका मतलब ये वाला गलत है, सी भी हमारा गलत हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो हमारा इसमें जैसे कि इसमें आगे कौन सी दी हुई ट्राई क्लिनिक, तो ट्राई क्लिनिक में क्या है कि ये तीनों नॉट इक्वल टू दिए हुए हैं ए बी सी, और अल्फा और गामा नॉट इक्वल टू दिए हुए हैं, और गामा जो है 90 डिग्री, बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, तो ये भी हमारा गलत है क्योंकि इसमें भी कोई भी एंगल हमारा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। ओके ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो कि ये तो बहुत आसानी क्वेश्चन है, जो आपके डिफेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है कि अमॉन्ग द गिवन कंपाउंड्स फ्रैंकल डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन, इसका मतलब क्या है कि कौन सा ऐसा इनमें से कंपाउंड है जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट होता है, हमारा जो कंपाउंड हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें NaI, NaOH और AgBr, और या फिर ए और बी दोनों में फ्रैंकल डिफेक्ट होगा, तो हमने फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में क्या पढ़ा था कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है हमारा वो क्या करता है कि उसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से ये चलते हैं। और अगर यहाँ पे हमारा एक नेगेटिव वाला ब्लैंक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे हमारा एक नेगेटिव, और यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव वाला ब्लैंक रहेगा और फिर यहाँ पे आएगा नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा हमारा पॉजिटिव, इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे आएगा नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव वाला जो है हमारा यहाँ से खाली रहे वेकेंट हो जाएगा, और पॉजिटिव। अब यहाँ पे जब नेगेटिव और पॉजिटिव, तो हमारा एक पॉजिटिव वाला भी वेकेंट है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे से हमारा कैटायन और एनायन दोनों इक्वल नंबर्स में हमारे क्या हो जाते हैं, वेकेंट हो जाती है साइड, तो इस वजह से हमारा वहाँ पे क्या हो जाता है, फ्रैंकल डिफेक्ट करेगा। तो इनमें से जो हमारा AgBr है ये हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। ओके स्टूडेंट, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंट इन ए सिंपल क्यूब। यानी ये पूछ रहा है कि जो सिंपल क्यूब में जो हमारे एटम प्रेजेंट होते हैं उनका और उस क्यूब का वॉल्यूम का फ्रैक्शन। तो अब हम इसमें कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे पास अगर हम सिंपल सेल की अगर बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम होता है वो कितना होता है 1, क्योंकि 1/8 इंटू में 8, ठीक है ना, सिंपल क्यूबिक सेल। तो अब इसमें जो होता है हमारा, इसमें 1 एटम होता है, 1 एटम का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब। और अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा हमारा a क्यूब होगा, कितना होगा a क्यूब होगा। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए a के टर्म में, तो अब हमें रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सिंपल क्यूब होता है उसका जो रिलेशन होता है a = 2r। तो यहाँ से हमें r कितनी मिल जाएगी, a/2। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारी r है इसको हम पुट कर देंगे इस वाले रिलेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा 4π/3 इंटू में, जब इनका क्यूब होगा तो यहाँ पे a क्यूब अपॉन में इसका कितना जाएगा 8, अपॉन में क्या करना है, जब फ्रैक्शन निकालेंगे हम तो क्या होगा, जब फ्रैक्शन निकालेंगे यहाँ से तो हमें फ्रैक्शन निकालेंगे टोटल वॉल्यूम चाहिए, तो टोटल वॉल्यूम क्यूब का कितना है, a क्यूब है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब a क्यूब। इसका जब हम डिवाइड करेंगे a क्यूब से a क्यूब कटेगा, और यहाँ से 2 टाइम, तो हमें क्या मिलेगा π/6 एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका डी। तो डी आप करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जब फ्रैक्शन निकालेंगे कि जो हमारा सिंपल क्यूब है वो कितने वो एटम कंटेन करेगा, और वो वॉल्यूम का उस एटम का वॉल्यूम और टोटल क्यूब का वॉल्यूम का जो रेशियो होगा उससे हमें क्या मिलेगा, फ्रैक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कौन सा हमारा, द यूनिट सेल विद डायमेंशन अल्फा बीटा गामा और 90 डिग्री एंड a = b इज नॉट इक्वल टू c। यानी कि इनमें से कौन सा हमारा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें क्या होगा हमारा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब में तो सारे बराबर होते हैं a b c, और अगर हम अल्फा बीटा गामा की बात करें तो वो 90 डिग्री होते हैं। बट अगर हम ट्राइक्लिनिक की बात करें तो इसमें कोई भी बराबर नहीं होते, और हेक्सागोनल में अगर बात करें तो इसमें कितना होता है हमारा 120
डिग्री एक एंगल होता है, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा, द मेटल हैज एफसीसी लैटिस एज लेंथ कितनी दी हुई है हमें 404 पिकोमीटर एंड द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 272 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द मेटल, यानी मतलब हमने क्या पूछा, मोलर मास पूछ रहा है, यानी कि कैपिटल एम पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे इसमें रिलेशन यूज करेंगे डेंसिटी का। तो डेंसिटी का क्या रिलेशन पढ़ा हमने कि जो हमारी डेंसिटी होती है वो होती है हमारी D इक्वल टू जेड नंबर ऑफ एटम इनटू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में यहाँ पे आएगा हमारा एवोगैड्रो नंबर इनटू में ए क्यूब वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या दिया है एफसीसी लैटिस है, तो एफसीसी लैटिस में हमारा जेड कितना होता है 4 होता है टोटल नंबर ऑफ एटम, क्योंकि इसमें क्या होगा 3 तो जो फेस होते हैं वो कंटेन करते हैं और एक जो एटम होता है वो हमारे कॉर्नर्स कंटेन करेंगे, तो इसमें 4 आएगा इनटू में एम अपॉन में एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे रखेंगे और इसकी जो हमारी ए है, ए कितना दिया हमें एज लेंथ है 404 पिकोमीटर। तो जब इसको पुट करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे m इक्वल टू डी, डेंसिटी हमें दी हुई है 2.72 इनटू में और यहाँ पे क्या आएगा एवोगैड्रो नंबर 6.022 इनटू 10 टू पावर 23 इनटू में ए क्यूब क्या हमारा 404, इसका मतलब क्या हो जाएगा 404, इसको चेंज करना पड़ेगा 10 टू पावर माइनस के 10 का होल क्यूब अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारा z। तो z कितना हमारा 4, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ओवरऑल तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिल जाएगा 27 ग्राम पर मोल। तो आपका इसका आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 9 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, कॉपर क्रिस्टलाइजेस विद फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इफ द रेडियस of copper atom is 127.8 picometer, then density of the copper metal is। क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसमें, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है कि हमें यहाँ पे एज निकालना पड़ेगा, तो अब हम क्या करेंगे इसमें हमें डेंसिटी पूछी है। ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है क्योंकि जो डेंसिटी वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में उससे हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं और इस चैप्टर से उसमें से न्यूमेरिकल 100% शॉर्ट आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आज और 1-2 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट पार्ट में भी इंक्लूड किए हैं। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, तो इसमें क्या करना है हमें पता है कि जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है हमारा D इक्वल टू होता है हमारा नंबर ऑफ एटम इनटू में मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इनटू में ए क्यूब। तो अब क्या करना है, कॉपर क्रिस्टलाइज्ड फेस सेंटर, और हमारा जो फेस सेंटर उन्होंने बोल दिया यहाँ पे कि हमारा जो फेस सेंटर है यानी कि एफसीसी है, तो एफसीसी जब है तो हमारा जेड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये तो हमारा 4 हो गया और वो कह रहे हैं कॉपर क्रिस्टल है और हमें यहाँ पे तो कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 63.55। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें कि एवोगैड्रो नंबर हमें पता है 6.022 इनटू 10 टू पावर 23। अब हमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पे हमें ए की जरूरत है, बट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे हमें रेडियस दी हुई है कॉपर एटम की 127.8 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या है कि हमें एफसीसी का हमें रिलेशन पता होना चाहिए एजेस में और आर में। तो एफसीसी का हमारा क्या होता है यहाँ पे कि ए इक्वल टू 2√2 r। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2√2 इनटू में r जो होगी हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 127.8 और इसको हम चेंज कर लेंगे 10 टू द पावर माइनस के 10। जब हम इसको इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन में तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से सॉल्व करने पे 8.9। तो आपका जो आंसर होगा 10 क्वेश्चन का वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ द क्रिस्टल्स कंटेन मोर देन वन ब्रेविस लैटिस। तो वन ब्रेविस लैटिस का मतलब क्या, मोर देन वन, क्योंकि आपने सुना होगा जैसे कि हमारे जो क्रिस्टल सिस्टम थे वो क्या थे, फेस सेंटर्ड होते थे, परमिटिव आपने पढ़ा था, तो उसी में हमें बताना है। तो अब अगर हम यहाँ की बात करें हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में क्या होता है हमारा, ये एक होता है कि इसमें एंड सेंटर होते हैं, एंड सेंटर होता है, इसमें फेस सेंटर नहीं होता। ऐसे हमारे ट्राइक्लिनिक में भी एक से ज्यादा नहीं होते और रोम्बोहेड्रल में भी एक से ज्यादा नहीं होते। बट अगर हम बात करें मोनोक्लिनिक की, तो मोनोक्लिनिक में हमारा क्या होगा, एक तो एंड सेंटर्ड होगा और दूसरा जो होगा हमारा वो हमारा होगा यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, ये बॉडी सेंटर नहीं होगा, ये आपका होगा परमिटिव। कौन सा हो जाएगा, ये
परमिटिव होगा। तो इस वजह से अब इसके एक से ज्यादा एंड सेंटर 2 हो गए, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो डी बिल्कुल सही होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने रखे हैं आपके लिए एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको मतलब कि जो ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं उनको ये क्वेश्चन थोड़े टफ लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये क्वेश्चन होते हैं हमारे, तो ये इनको वही बच्चा मतलब सॉल्व कर पाता है जो चैप्टर को थोड़ा मतलब अच्छे से मतलब अंडरस्टैंडिंग जो डीप में थोड़ा पढ़ते हैं। क्योंकि जो इसमें क्या होता है, आपको स्टेटमेंट दी हुई होती है और आपको ये बताना होता है कि जो स्टेटमेंट है वो सही है और जो रीजन है वो सही होने के साथ साथ उसका करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसी हिसाब से आपके ऑप्शन होते हैं कि दोनों सही है और जो हमारा रीजन वो एक्सप्लेन कर रहा है मतलब कि एसर्शन को, या फिर दोनों सही है बट हमारे इसको नहीं कर रहा है, या फिर ये सही है हमारा ये गलत है रीजन, या फिर इसका इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं। बट अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें तो एसर्शन हमें दिया हुआ है पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर एफसीसी, बिल्कुल सही है। जो एफसीसी की जो एफिशिएंसी होती है हमारी कितनी होती है 74% होती है जो कि मैक्सिमम होती है। और रीजन क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 इन एफसीसी। तो इसमें क्या है कि अगर 8 की हम बात करें तो ये हमारा तो यहाँ पे गलत दिया हुआ, क्योंकि एफसीसी के लिए कितना होता है हमारा 12 होता है। तो इसका जो हम ऑप्शन वहां पे लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, एसर्शन तो हमारा बिल्कुल सही है, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट जो हमारा है 13 क्वेश्चन, इसमें क्या किया हमारा कि आयनिक सॉलिड आर मेड अप ऑफ केटायन एंड एनायन, ये भी बिल्कुल सही है कि जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं जैसे कि हमारा NaCl है, तो NaCl में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, तो ये दोनों आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये आयंस से मिलकर बने होते हैं। बट यहाँ पे अगर हम रीजन की बात करें कि आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, तो यहाँ पे रीजन जो है हमारा ये गलत दिया हुआ, क्योंकि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि जो आयंस होते हैं सॉलिड स्टेट में वो मूवमेंट नहीं कर पाते, क्या करते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं एटम्स वगैरह। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 एंड 15। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इसमें असर्शन जो दिया हमारा नेटवर्क सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड जेंट मॉलिक्यूल्स, नेटवर्क सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड जेंट मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा नेटवर्क जो सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड वाले होते हैं उनको कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो कोवलेंट सॉलिड जैसे कि हमारे डायमंड वगैरह होते हैं, डायमंड ये क्या कौन सा सॉलिड होता है हमारा, हार्ड होता है, और ये कोवलेंट सॉलिड। तो अब जब कोवलेंट बॉन्ड होते हैं ना वो एक दूसरे एटम को कनेक्ट करते चले जाते हैं और एक जेंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो इसका मतलब असर्शन तो सही है हमारा। और रीजन अगर हम इसमें रीजन की बात करें तो रीजन में क्या बोला है कि ग्रेफाइट इज सॉफ्ट इन नेचर एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब क्या है कि जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सही बात है, और वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेफाइट का एक कार्बन एटम होता है वो अदर 3 कार्बन एटम्स से अटैच होता है, तो उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो इस वजह से ये जो रीजन है वो सही है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हमारा असर्शन का। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग असर्शन। ठीक है, then next question हमारा क्वेश्चन नंबर 15, in any ionic solid with Schottky defect the number of positive and negative ions is same। तो इसका मतलब क्या है, जो Schottky defect होता है ना, Schottky defect में हमने क्या पढ़ा था कि जो Schottky defect होता है हमारा, जैसे कि ये जो हमारे आयंस हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसमें जो होगा जो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब यहाँ पे अगर नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से एटम हमारे कनेक्ट होंगे, जो आयंस होंगे हमारे कैटायन और एनायंस। तो इसमें जो Schottky डिफेक्ट था ये क्या करता था कि जो Schottky डिफेक्ट में होता था डेंसिटी को डिक्रीज कर देता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे इक्वल नंबर में जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन होते थे ना वो वहां से वेकेंट हो जाते थे, वहां से गायब हो जाते थे, तो इस वजह से ओवरऑल उसकी डेंसिटी कम हो जाती थी। तो इस वजह से ये वाला तो बिल्कुल सही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेम उसमें जो होंगे, ठीक है ना, Schottky डिफेक्ट में सेम होंगे, यानी जितने हमारे आयन पॉजिटिव वाले होंगे इतने हमारे नेगेटिव वाले उसमें से गायब हो जाएंगे। अब रीजन क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन वैकेंसीज आर प्रेजेंट। अब जब ये इक्वल नंबर ऑफ वहां से हटेंगे तो इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसीज बनेंगी, तो ये भी बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या है कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो भी हमारा बिल्कुल एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि जब वो वहां से नेगेटिव पॉजिटिव जाएंगे तो जो वैकेंसी बनेगी वो सारी क्या बनेगी, इक्वल बनेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले। तो इसका मतलब क्या है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज आल्सो एक्सप्लेन assertion।
ओके स्टूडेंट, तो ये आपके 15 क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पे आपके पार्ट 2 में कराए, और 15 क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में आप लोगों के लिए कराए। तो आप प्लीज पार्ट 1 भी जाके देखिए, और इन 30 क्वेश्चंस को करने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, चाहे वो असर्शन रीजन का हो, चाहे वो आपका एमसीक्यू टाइप में हो। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो इसको प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। और मैं अगले चैप्टर के 15 क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, तो आप प्लीज उनको भी देखिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। और आप मुझे कमेंट में ये भी बताना कि आपने 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं।